Before starting the next thing, you have to know that what you know about the leukopenia, leukocytosis, what you know about the lymphadeninitis, जो लास्ट में आपको बताया था, ये सब कुछ आना चाहिए आपको, जनरल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और न्यूप्लास्टिक में फिर हमने देखा किसको डिस्कस किया, सबसे पहले हमने लीनिएजेस डिस्कस की, ठीक है। और हमारे पास वो थी माइलॉइड वाली और ल्यूकीमॉइड वाली, ठीक है। और उसमें हमने देखा कि उसमें जब हमारे पास इमेच्योर टी सेल्स और बी सेल्स जो हैं वो लिम्फोब्लास्ट की फॉर्म में इकट्ठे हो गए थे, तो उसको हमने ALL कर दिया, क्योंकि वो रैपिड था और वो ब्लड में और बोन मैरो में ज़्यादा हो रहे थे, और लिम्फोमास की फॉर्म में, मैस की फॉर्म में पैर हो रहे थे इन द स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो एक्सेट्रा, ठीक है। और AML को हमने इस कैटेगरी में लेके आया जिसमें इमेच्योर हमारे माइलॉइड सेल्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे थे, ठीक है। फिर हमने ALL स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो ALL होता है वो टी सेल्स वाला हो सकता है, टॉल हो सकता है या बॉल हो सकता है, ठीक है। जो टॉल होता है वो हमारे पास किस में कॉमन होता है, ओल्डर एडल्ट्स में, सॉरी अडल्ट्स में यंग अडल्ट्स में कॉमन होता है 10 to 20 ईयर्स ऑफ एज में। और जो बॉल होता है वो हमारे पास चिल्ड्रन में कॉमन होता है, ठीक है। चिल्ड्रन में कॉमन होता है कौन सी एज में, 3 to 4 ईयर्स में। और मोस्ट कॉमन ALL किस में होता है, बच्चों में होता है, ठीक है। ये वाला वो बॉल वाला, ठीक है। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि बच्चों में जो होता है वो ल्यूकीमियास की फॉर्म में प्रेजेंट करता है, और बड़ों में जो होता है वो हमारे पास लिम्फोमास की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और क्यू लिम्फोमास की फॉर्म में थाइमस में जो है वो जो थाइमस का इन्वॉल्वमेंट करेगा, और बी वाला जो है मोस्टली बोन मैरो को इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि बी सेल्स बोन मैरो में होते हैं, टी सेल्स थाइमस में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसके क्लिनिकल फीचर्स को, कि क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास क्या होते हैं, 3 तरह के सिम्टम्स आते हैं। एक ये कि जब वो लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो वो बाकी सेल्स को स्प्रेस कर देंगे, तो उसकी वजह से एनीमिया, ठीक है, अनीमिया होगा, इन्फेक्शंस होंगे, ब्लीडिंग होगी, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि मास इफेक्ट्स आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, बोन पेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर थाइमस की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो उसकी वजह से जो टी लिम्फोमास होते हैं जो अडल्ट्स में कॉमन होते हैं, उनमें क्या होता है, थाइमस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वहाँ पर कंप्रेशन होती है एयरवेज की और ब्लड वेसल्स की, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा डिस्कस किया कि CNS सिम्टम्स भी आ सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स आपको आने चाहिए, बिकॉज यही आपको डायग्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिफ्रेंशिएट करना बताऊंगी कि आपके पास एक छोटा सा बच्चा आता है या आपके पास ALL का कोई पेशेंट आता है, आपने क्लिनिकल फीचर से तो डायग्नोस कर लिया ना, क्योंकि वो जो सिम्टम्स आते हैं ना, ये सारे जो मास इफेक्ट की वजह से आते हैं, बोन पेन, ठीक है, बोन पेन। अब याद रखना ये AML की कैटेगरी है ना, और ये ALL की कैटेगरी है। सबसे पहले आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, वो बच्चा भी हो सकता है, ठीक है, चाइल्ड भी हो सकता है, और वो अडल्ट भी हो सकता है ALL का, ठीक है। सबसे पहले आप क्या नोट करोगे, आप उसकी क्लिनिकल फीचर्स नोट करोगे। क्लिनिकल फीचर्स अभी हमने जितने भी पढ़े हैं ना, मास वाले, जो कि बोन पेन होगी और स्प्लीनोमेगाली होगी, लिम्फेडिनोपैथी होगी, वो सारा कुछ किस में होगा, ALL में होगा, वो AML में नहीं होगा। तो अभी आपने कुछ भी नहीं करवाया, अभी आपने कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवाई, ठीक है। लेकिन आप जो है, आपको थोड़ा सा शक होना शुरू हो गया कि क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है कि मैस जो इफेक्ट्स आते हैं वो सिर्फ ALL में होते हैं, ठीक है। अभी आपने जस्ट क्लिनिकल फीचर्स देखते साथ ही जो है वो गेस कर लिया कि ये ALL है, क्योंकि AML में ये वाले सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर्स नहीं आते, ठीक है। अब फर्दर हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर होता है कि आपके जो ये लिम्फोब्लास्ट होते हैं ना, इनके ऊपर ना एक, इनके अंदर, इनके ना न्यूक्लियस के अंदर एक होता है इंजाइम, ठीक है, एक होता है इंजाइम जिसको हम कहते हैं TDT इंजाइम, ठीक है। अब ये इस होता है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफरेज, ये आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो इंजाइम होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लिम्फोब्लास्ट में होता है, ये टी सेल्स बी सेल्स में भी नहीं होता, ये हमारे जो माइलॉइड सेल्स होते हैं उनमें भी नहीं होता, ठीक है। तो इस एंजाइम को जब आप जो है वो देखोगे, इम्यूनोफिनोटाइपिंग करोगे, तो उसमें आप जो है आपको पक्का हो जाएगा कि अब आपका AML है ही नहीं है। इसके अलावा आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हो, आप इसकी मॉर्फोलॉजी में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि वो AML नहीं है। मॉर्फोलॉजी हम देख लेंगे कि वो क्या होती है, मॉर्फोलॉजी से आप जो है वो डिस्टिंग्विश कर लेते हो। दो हो गया, दो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हो गए, ठीक है। पहले आपने क्लिनिकल फीचर से देखा, उसके बाद आपने ये दूसरा वाला TDT इंजाइम देखा, तीसरा आपने जो है मॉर्फोलॉजी से देखा, जो कि मैं आपको बताऊंगी आपने कैसे डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। अब आप आ जाते हो कि ठीक है, हमें पता चल गया कि बी लिम्फोब्लास्ट या T लिम्फोब्लास्ट ही है, क्योंकि इसमें TDT है, ठीक है, TDT इंजाइम है, वो ना हमारे बी सेल्स और टी सेल्स में भी नहीं है, वो हमारे इनमें भी नहीं है, ठीक है। अब जब ये इंजाइम आपको मिल गया, तो ये तो आपके बी सेल्स में भी है, ये तो आपके टी सेल्स में भी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बी है या टी है,
ठीक है। एक तो चीज़ ठीक है, वो हमने देखा था कि बच्चों के अंदर जो है वो बी वाला होता है, और आपके पास वो एज आप जब देखोगे कि ये वो अडल्ट है या चाइल्ड है, तो उसमें तो आपको मतलब थोड़ा सा गेस हो जाता है ना, ठीक है, कि छोटा बच्चा है तो बी लिम्फोसाइट टी, लेकिन उसको आपने कंफर्म करना है, कंफर्मेटरी टेस्ट करने हैं, ठीक है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दे सको। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर हमारे पास और टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर कुछ अल्लाह ताला ने ना मार्कर्स रखे होते हैं, कि इससे आप जो है वो डायग्नोज करोगे कि ये बी वाला है या टी वाला है, ठीक है। अब जो बी वाला होता है ना, उसके ऊपर जो मार्कर्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, CD10 होता है, ठीक है, CD19 होता है और CD20 होता है, ठीक है। और जो टी सेल्स होते हैं ना, उनके ऊपर कौन कौन से मार्कर्स होते हैं, 3, 5, 7, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, अब आप डायग्नोज कर सकते हो इजीली कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोब्लास्ट को कैसे डिफरेंशिएट करना है, कि बी के ऊपर क्या होगा, 10, 19 और 20 होगा, और टी लिम्फोब्लास्ट के ऊपर क्या होगा, 3, 5 और 7 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो आपने देखा, एज नोट की आपने, ठीक है, ये ज़्यादातर जो है वो ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन होते हैं, और ये वाले आपके ज़्यादा यंग एडल्ट्स में और जो है वो चिल्ड्रन में कॉमन होते हैं, ठीक है। उसमें यंग में कौन से होंगे, टी वाले होंगे, चिल्ड्रन में कौन से होंगे, बी वाले होंगे, ठीक है। एज आपने नोट कर ली। उसके बाद आपने क्लिनिकल फीचर्स देखे, क्लिनिकल फीचर्स आपको लेके जा रहे थे, जितने भी मैंने बताया वो आपको बी और टी लिम्फोसाइट की तरफ लेके जा रहे थे। फिर आपने जो है इम्यूनोफिनोटाइपिंग की, तो उसमें आपको जो है वो थोड़ा सा पता चल गया TDT एंजाइम से कि ये टी लिम्फोब्लास्ट है, ठीक है, बी लिम्फोब्लास्ट है, ठीक है। और फिर आपका यहाँ से जो है ना पक्का पक्का ताल्लुक टूट गया कि हम इधर नहीं है। फिर आपको ये शक हुआ कि पता नहीं ये बी वाले हैं या टी वाले हैं, तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपने एक तो एज देख ली, दूसरा आपने मार्कर्स चेक कर लिए, जो मैंने आपको बताया कि बी पे क्या होते हैं और टी पे क्या हो गया। आई होप कि आपको इस बात की समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, ALL, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी। अच्छा, तो आपको ये सेल्स कैसे नज़र आ रहे हैं, ये वाले सेल्स, ये वाले एक तो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दूसरा, इनका आपको लग रहा है कि साइटोप्लाज्म कोई नज़र आ रहा है, इनका सारे पर्पल पर्पल हुए हुए हैं, साइटोप्लाज्म तो है ही नहीं है, स्कांटी साइटोप्लाज्म, ठीक है, याद रखना, ये आपका आता होता है उसमें सिनेरियो में, स्कांटी साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता नहीं है, न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है कि उसने सारे साइटोप्लाज्म को जो है ना ख़त्म कर दिया हुआ है। लार्ज सेल है विद राउंड टू ओवल न्यूक्लियस है। क्रोमाटिन जो है वो हमारे पास कैसा है, क्लम्प्ड है, कोर्स है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका क्या हो गया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अब इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ALL को AML से, ठीक है। ये देखें, ये कौन से हैं, ये भी हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस इतने बड़े बड़े हैं कि उन्होंने साइटोप्लाज्म को स्कांटी कर दिया, ठीक है। और जो क्रोमाटिन है वो भी हमारे पास जो है डिस्पर्स्ड हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि ये आपके पास ALL नहीं है, दिस इज़ द AML, ठीक है। AML में क्या होता है, AML में ये होता है, AML में जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास लार्ज तो होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म आपको नज़र आ रहा होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। और उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलाई ज़्यादा होते हैं, 2 to 4, उसमें आपको एक न्यूक्लियस मिलता है या न्यूक्लियोलाई मिलता है। यहाँ पे देखें कितने ज़्यादा न्यूक्लियोलाई मिल रहे हैं। और ये साइटोप्लाज्म में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके जो है ना इसको डायग्नोज करने में हेल्प करती है, डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है, वो होते हैं हमारे ओवररोड्स, ठीक है। ये हमारे ओवररोड्स होते हैं जो कि एक्चुअली एबनॉर्मल फ्यूजन ऑफ द इज़ोफिलिक ग्रेन्यूल्स की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं ओवररोड्स, जो एबनॉर्मल फ्यूजन ऑफ इज़ोफिलिक ग्रेन्यूल्स की वजह से बन रहे होते हैं, ठीक है। इससे आप जो है जब भी आप ओवररोड्स देख लोगे तो उससे तो आपको पक्का श्योर हो जाएगा कि ये आपका AML है या आपका ALL नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया किस तरह से आपने डिस्टिंग्विश करना है इनको मॉर्फोलॉजिकली। एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ये जो हमारे पास होते हैं ना AML वाले, ठीक है, AML, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना हमारे पास होता है जो है एक होता है क्या कहते हैं, जो माइलोपेरोक्सीडेज होता है ना, माइलोपेरोक्सीडेज, ठीक है, माइलोपेरोक्सीडेज, ये जो है ना पॉजिटिव होते हैं, माइलोपेरोक्सीडेज वाले ये पॉजिटिव होते हैं, जबकि हमारे पास जो है ये वाले एक्यूट ALL वाले ये हमारे पास क्या होते हैं, ये PAS पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, स्टेन है ना ये। तो हमारे पास जो माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम वाले पॉजिटिव होंगे वो कौन होंगे,
वो हमारे होंगे AML वाले, और ये क्या होंगे, ये PAS पॉजिटिव होंगे, पीरियोडिक एसिड स्किप स्टेन पॉजिटिव होंगे। अच्छा, इनमें आपने एक और चीज़ गौर की होगी कि ना, आपकी यहाँ पे रॉबिन्स में नहीं लिखा हुआ, ये पैथोमा में लिखा हुआ है। इन्होंने कहा है कि इनके जो न्यूक्लियोलाई है ना, ये न्यूक्लियोलाई जो अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियोलाई, ये इन्होंने ऐसा लगता है किसी ने अंदर से ना इनको निकाल दिया हुआ है, पंच्ड आउट कहते हैं इनको, पंच्ड आउट न्यूक्लियोलाई, ठीक है, किसी ने ऐसे खींचे हुए हैं और बाहर निकाल दिए हुए हैं उनकी, ऐसे जो है ना पेरेंट्स आती है। तो ये आपकी ल्यूकीमिया का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको AML में भी नज़र आते हैं, ALL में नज़र आते हैं, लेकिन फिर आपने डिस्टिंग्विश कैसे करना होता है कि AML में आपको ओवररॉड्स मिलते हैं, वो हमारे पास माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, जबकि आपके जो होते हैं ALL वाले, वो आपके क्या होते हैं, वो नहीं होते, उनके अंदर ओवररॉड्स नहीं होते, ठीक है, उनके अंदर PAS पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। अब इसकी हम करते हैं जेनेटिक्स, ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या है। अब होता क्या है कि हमने देखा स्टेम सेल होता है, ठीक है, AML की ALL की बात करें, स्टेम सेल होता है, और उसने आगे से जो है आपके जो है प्री हमारे पास T सेल्स और B सेल्स बनाने होते हैं, और उन्होंने आगे से T और B सेल्स बनाने होते हैं, ठीक है। अब हमारे जो ल्यूकीमिया होता है ALL में, उसमें इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। होता क्या है कि इनके अंदर क्या होता है कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि डिफ्रेंशिएशन में ब्लॉक आ जाता है, ठीक है, कि अब ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते, आगे वाला स्टेप ही नहीं होना, यहाँ तक इन्होंने रुक जाना है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं होते, क्यों होता है, क्योंकि इनके जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उनमें डिसरेगुलेशन हो जाती है। आपने जस्ट ये बात याद रखनी है, जो ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास डिसरेगुलेशन होती है B सेल्स में और T सेल्स में, वो क्या होती है कि जो T सेल्स होते हैं उनमें हमारे पास नॉच वन की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, और B सेल्स में मोस्ट कॉमन जो होता है वो PAX5 की होती है, ठीक है, ये हमारे पास होता है। और इसके अलावा और भी होते हैं जिसमें जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, लाइक इसमें TAL में हमारे पास जो है टॉल होता है, टॉल 1, ठीक है, और BAL1 में होता है टेल 1, ठीक है, B में क्या होता है टेल 1, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट होता है। इसके अलावा E2A हमारे पास B सेल में हो सकता है, इसके अलावा EBF हो सकता है। तो ये कुछ होते हैं डिफ्रेंशिएटिंग। इसके अलावा ना हमारे पास होती है 2 तरह की, अगर हम बात करें ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ के ये कितनी इसकी प्रोग्नोसिस है उसकी बेस पे हम करते होते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। अब 90% जो ALL होते हैं ना, 90%, ठीक है, वो हमारे होते हैं जिसमें होता है जो है 12 to 21 ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है 12 वाला, ये आपके पास 21 वाला क्रोमोसोम है। तो 12 to 21 जो क्रोमोसोम पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो आपके पास 90% केसेस में होती है, लेकिन 25% केसेस में क्या होता है कि आपकी भी आपने पढ़ी भी होगी कि जो क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 के दरमियान में होता है, ठीक है, 9 एंड 22 के दरमियान में होता है, BCR एबल, ठीक है, BCR एबल इनके दरमियान में होता है। तो इनमें से बात याद रखने वाली ये होती है कि 90% वाला जो है ना, ये वाला, ये चिल्ड्रन में कॉमन होता है, ठीक है, चिल्ड्रन में कॉमन होता है, और ये 25% वाला जो है ना, ये होता है हमारे मतलब यंग एज वालों में ना, ठीक है। और इनमें से जो प्रोग्नोसिस होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा इन वालों का होता है, ये जो हमारे पास ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, गुड प्रोग्नोसिस होता है। जबकि जो BCR एबल वाले हैं 922 वाली जो है ये ट्रांसलोकेशन, इनका प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं होता। तो ये क्रोमोसोम 9 एंड 22 पे BCR एबल जीन्स हैं। अब होगा क्या कि इनकी ट्रांसलोकेशन हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि वो अपने सेगमेंट्स चेंज कर लेंगे, ट्रांसलोकेट कर लेंगे, जिसकी वजह से फिर ये जो है हमारे पास हो जाता है ALL, ठीक है। हम इसको बुक से देख लेते हैं। देखें, इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि ALL जो होता है वो चाइल्डहुड में कौन सा होता है और अडल्ट में कौन सा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ तो ये ऊपर वाला सारा मैंने आपको बता दिया, पैथोजेनेसिस मैंने बता दिया, इसको आप देख लें, ठीक है, और मॉर्फोलॉजी देख लें, मॉर्फोलॉजी भी देख लें। ये जो मैंने लिखा हुआ है सारा नोट करना है तो कर लें, सारी मॉर्फोलॉजी मैंने बता दिया, ठीक है। ये जेनेटिक्स मैंने आपको बता दिया कि जेनेटिक्स में आपके पास क्या हो रहा है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, 90% में केस में कौन सा है, 25% केस में क्या है। इम्यूनोफिनोटाइपिक में आप क्या करते हो, TDT चेक करते हो और B और T सेल्स के मार्कर्स चेक करते हो, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको 3 तरह के बताए हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद बात आती है कि जो हमारे ये वाला जो है ना AML का है, मॉर्फोलॉजी AML की है, जिसमें आपको ओवररॉड्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना AML का केस होता है, ये क्या नज़र आ रहे हैं, पिटेक के नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, छोटी छोटी ऐसे स्किन पे बन जाती हैं और गम की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखें, गम्स ब्लीड कर रहे होते हैं प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से ना, और ये सारे इसके सिम्टम्स मैंने आपको पहले बताए थे। ये भी हमारे पास जो है AML में होता है, इस तरह के दांत जो होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, ये आपकी ना ये आती होती है पेपर में कि फैब क्लासिफिकेशन लिखें ऑफ द AML,
ठीक है। ये फ्रेंच एसोसिएटेड कोई क्लासिफिकेशन है, ये आपके यूक्यूज़ में आई हुई थी, तो मैंने कहा बता दूँ आपको। इसको M0 से लेकर ना M7 तक हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज को, ठीक है। अच्छा, तो अब जो M0 होता है ना, उसमें मिनिमल डिफ्रेंशिएशन होती है, ठीक है। M1 में क्या होता है, मेचोरेशन नहीं होती। M2 में क्या होता है, मेचोरेशन हुई होती है। M3 में क्या होता है, प्रो माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, माइलो मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है M4 में। M5 में क्या होता है, मोनोसाइटिक मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, ठीक है। पहले प्रो था, उसके बाद माइलो मोनोसाइटिक हो गया, फिर मोनोसाइटिक मोनोब्लास्टिक हो गया, फिर बिल्कुल चेंज हो गया, एरिथ्रोल्यूकीमिया हो गया, और ये जो RBC से रिलेटेड होता है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है, जो प्लेटलेट से एसोसिएटेड है। ये कौन सा, ये मोनोसाइट से एसोसिएटेड है, और ये ऊपर वाले आपके जो हैं वो न्यूट्रोफिल्स वगैरह से होंगे। तो इस तरह से आपने ये देख लेना है, मिनिमल माइलो डिफ्रेंशिएशन और विदाउट मेचोरेशन, प्रो माइलोसाइटिक, माइलो मोनोसाइटिक, मोनोसाइटिक मोनोब्लास्टिक, एरिथ्रोल्यूकीमिया और मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अब जो लास्ट बात मैंने बतानी है वो यूक्यू में भी आपका आया हुआ है, मैंने कहा बता दूँ आपको, ठीक है। दो बातें रह गई हैं कि वर्स्ट प्रोग्नोसिस किसका होता है, ठीक है, ALL और AML में से, और जो हमारे पास होता है गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है, वो क्या होता है। वर्स्ट प्रोग्नोसिस ये होता है कि ALL जो है ना, वो आपका ऐसा हो कि वो छोटे बच्चों में हो, 2 ईयर से कम वाले बच्चों में हो, या ऐसा ALL जिसमें आपको जो है वो अडल्ट्स में मिले, ठीक है, या ऐसा ALL जिसमें WBCs का जो काउंट है वो 100,000 से बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, या ऐसा ALL जो मेल्स में कॉमन हो, या ऐसा ALL जिसमें CNS की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, या ऐसा ALL जिसमें हेपेटोस्प्लीनोमेगाली 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या ऐसा ALL जिसमें मेडियस्टाइनल मास आपको एक्सरेज में मिले, मीन्स दैट थाइमस वाला, मैंने आपको बताया ना, जो थाइमस वाला होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। बच्चों वाला जो होता है ना, उसमें म्यूटेशंस में 90 वाली % वाली होती हैं, जो कि इजीली ट्रीट हो जाती है, उनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। लेकिन ये जो थाइमस वाले होते हैं ना, कि हमारी एयरवेज को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। गुड प्रोग्नोसिस किसका होता है, गुड प्रोग्नोसिस इसके सारा ऑपोजिट कर लें। इसमें लेस दैन 2 ईयर्स था ना, तो गुड प्रोग्नोसिस किसका होगा, जो हमारे पास 2 ईयर्स से 10 ईयर्स वाले होंगे, ठीक है। उसके बाद ये अडल्ट्स वाले हैं ना, तो अडल्ट्स में ज़्यादा ये मतलब है, तो ये चिल्ड्रन वाला जो होता है वो गुड प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या था, 100,000 से ज़्यादा होंगे, तो इसमें क्या है गुड प्रोग्नोसिस में कि 100,000 से कम होंगे, तो फिर हमारे पास गुड प्रोग्नोसिस होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, मेल्स में हमारे पास वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, फीमेल्स में गुड प्रोग्नोसिस होता है। इसमें CNS की इन्वॉल्वमेंट होगी तो गुड प्रोग्नोसिस में, CNS की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो वो गुड प्रोग्नोसिस होगा। इसमें क्या था, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है अगर हो तो लिम्फेडिनोपैथी, तो उसको हम कहते हैं वर्स्ट प्रोग्नोसिस। लेकिन गुड वाले में क्या होगा कि 3 सेंटीमीटर से जो है वो कम होगी, तो फिर हमारे पास गुड प्रोग्नोसिस है, ठीक है। तो ये कुछ आपके हैं डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स, गुड प्रोग्नोसिस क्या होगा और बैड प्रोग्नोसिस क्या होगा, तो ये आपने देख लेना है। लास्ट जो बात करने वाली है वो ये कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाते हो, CBC करवाते हो, स्मीयर करवाते हो, बोन मैरो करवाते हो, ठीक है, और इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री करवाते हो, और जेनेटिक चेंजेस देखते हो, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारे पास आता है ये वाला सबसे टॉप वाला, CBC करवाओगे तो इसमें WBCs आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, 100,000 से ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है, या ये स्पेसिफिक नहीं होता, कम भी मिल सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, तो उसकी तरफ आप नहीं जाते। और बाकी आपके RBCs कम होंगे, प्लेटलेट्स जो हैं CBC वगैरह में कम हुए होंगे, ठीक है। स्मीयर आप करवाओगे तो स्मीयर में आपको ब्लड में मिलेंगे ना, तो ब्लड में आपको कोई ब्लास्ट नहीं मिलेंगे स्मीयर में, ठीक है। लेकिन जो बोन मैरो होगा उसमें आपको ब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट मिल रहे होंगे, ठीक है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करवाओगे तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में दरअसल आप एक्चुअली चेक कर रहे होते हैं यही कि मार्कर्स वगैरह चेक कर लेते हो, और दूसरा ये कि आप TDD चेक कर लेते हो, ठीक है। और जेनेटिक में आप क्या चेक करते हो कि BCR एबल की म्यूटेशन है या किसकी म्यूटेशन है, ठीक है, कैरियोटाइपिंग कर लेते हो जेनेटिक में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ALL एंड AML। मैंने कोशिश किया कि हर पॉइंट बता दूँ, एक पॉइंट रहता है वो मैं बता ही देती हूँ कि डाउन सिंड्रोम जो होती है ना, उसकी एसोसिएशन जो है वो इन दोनों के साथ होती है। ये पेथोमा में लिखा हुआ था, अब पेथोमा में कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, तो आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा उससे ना एक दफ़ा। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि डाउन सिंड्रोम में जो है ना, बिफोर द एज ऑफ 5 अगर होगा तो वो AML होगा, बिफोर द एज ऑफ 5, ठीक है, मतलब 5 साल से छोटे बच्चों में AML होगा, और 5 साल से कम जो होंगे उनमें ALL होगा, ठीक है, मतलब 5 साल से जो ज़्यादा होंगे उनमें ALL होगा डाउन सिंड्रोम के बच्चों में, ठीक है। तो AML जो है बिफोर एज ऑफ 5, और ALL जो है आफ्टर एज ऑफ 5। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।